नमस्कार। आप देख रहे हैं द वंदे भारत। मैं हूं रोहित वर्मा। 2021 में जब जनवरी शुरू हुई, स्वागत हुआ नए साल का, तो मानेसर को एक सौगात मिली नगर निगम की। और उसी के साथ कई बड़े सवाल भी खड़े होंगे कि इसका विकास कैसे होगा, कैसे ये जो नगर निगम नया बन रहा है इसमें सुविधाएं कैसी होंगी। इस वक्त हमारे साथ हैं आईएमटी एसोसिएशन के प्रधान पवन कुमार यादव जी। उनसे इस बारे में बात कर लेते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जी नमस्कार। सर, सबसे पहला तो यही सवाल होगा कि नगर निगम अब बन चुका है, तो इसमें सुविधाएं मतलब क्या, विजन क्या होगा इसका? देखिए, ये सबसे युवा निगम है हिंदुस्तान का और इसका विकास भी सबसे तेज़ी से होगा, क्योंकि यहाँ का जो युवा है वो पहले से देख चुका है कि हमारा जो पड़ोसी बड़ा भाई कह सकते हैं गुड़गांव नगर निगम है, वहाँ पे विकास किस तर्ज पे हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि हम उससे बेहतर कैसे कर सकते हैं। उसके लिए जो भी अपकमिंग इलेक्शंस हैं, उसके बाद ही वो युवा तय कर पाएगा कि हमें किस तरफ जाना है। क्योंकि आज अभी ये निगम सरकार के हाथ में, अभी ये चुने हुए लोगों के हाथ में नहीं आया है। तो अभी तो हो सकता है चुनाव में 1 साल हो या 1.5 साल हो, तो अभी तो सरकार ही तय करेगी क्या विकास होना है। जब ये निगम हमारे हाथ में आएगा, युवाओं के हाथ में आएगा, तब हम तय करेंगे कि इसको स्मार्ट सिटी, इसको बेटर सिटी इन टर्म्स ऑफ क्लीनिंग, हाइजीन, पुलिसिंग, सिक्योरिटी, कैमराज या बाकी रोजगार के तर्ज पे हम इसको कैसे आगे बढ़ाएं। उसके अलावा जहाँ पे अगर आप देखते हो मानेसर नगर निगम का सबसे बड़ा जो एरिया है वो इंडस्ट्रियल एरिया है, और आज की डेट में हम इंडस्ट्रियल एरिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ये देखना है कि इंडस्ट्रियल एरिया और पब्लिक एरियाज दोनों का हम बेटरमेंट के लिए क्या काम कर सके, क्योंकि फ्यूचर अगेन इंडस्ट्रीज का ही है। दुनिया में कोई भी देश हो या कोई भी निगम हो, रेवेन्यूज हमेशा इंडस्ट्रीज से आते हैं। तो इंडस्ट्रीज अगर ग्रोथ करेगी, अगर उनका बेटर सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें रहेंगी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, तो निगम हमारा सबसे बेहतर चलेगा। सर, कहीं से मतलब आप बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपको मेयर बना दिया जाता है, मान लेते हैं, एक सपोज मैं कर लेता हूं कि आप मेयर बन जाते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे? देखिए, पहले बात तो आपके सपोज करने से या मेरे सपोज करने से मेयर नहीं बनेगा। 3 लाख की आबादी हमारे नगर निगम में, और यहाँ की मैक्सिमम आबादी एजुकेटेड है। और जैसे कि आज आप देखते हो, हिंदुस्तान भी एक युवा देश है। दुनिया में यूरोप, जापान और अमेरिका, सारों की जो पॉपुलेशन है इन सारे कंट्रीज़ की, वो बिलो 60 नहीं है, वो अबव 60 है। और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसकी सारी आबादी 40 ईयर से नीचे है। तो हमारा देश भी युवा और हमारा नगर निगम भी युवा है, तो यहाँ का युवा भी एजुकेटेड है। अकेला पवन यादव यहाँ पे एजुकेटेड नहीं है। और चाहे समाज सेवा हो या देश सेवा हो, हिंदुस्तान का युवा आगे रहता है। तो अगर मेयर बनने की भी बात आती है, तो हमारे यहाँ बहुत युवा है जो एजुकेटेड है, जिनको एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, जिनको नॉलेज है। स्मार्ट सिटी चलेगा कैसे, बनेगा कैसे, देख रेख कैसे होगी, और उस स्मार्ट सिटी का विकास कैसे होगा। तो बहुत युवा, अकेले पवन यादव का इसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, जो भी युवा होगा, हमारी ये जरूर कोशिश रहेगी कि वो एजुकेटेड हो, उसको एक्सपीरियंस हो, उसको एक्सपोजर हो दुनिया का कि स्मार्ट सिटी बनाना कैसे है। आज आप अगर किसी गलत आदमी को, गलत व्यक्ति को, या कम पढ़े लिखे व्यक्ति को, या किसी प्रॉपर्टी डीलर को मेयर बना दोगे, तो शायद विकास रुक जाएगा। तो आप पवन यादव हो या कोई और अन्य हो, एजुकेटेड हो, उसके बाद ही विकास की संभावनाएं तलाशी जा सकती है, अदरवाइज नहीं। मतलब मेयर पद के लिए एजुकेटेड और युवा बंदा आपके हिसाब से होना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं, समय की मांग है ये। आज जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो पहले सरपंच भी थे रहे हैं, उन्होंने सरपंच पद पर रहते हुए बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो एक छोटा फॉर्मेट था। ग्राम की पंचायत को चलाना एक छोटा फॉर्मेट है। आज बड़ा फॉर्मेट आ गया है, इसके अंदर लगभग 30 गांव और बहुत सारे 12 सेक्टर्स हैं हमारे। तो आज हमें बड़े विजन के हिसाब से वो व्यक्ति चाहिए जो बड़ा विजन देख सके और ज़्यादा मेहनत कर सके। तो उन सब चीज़ों में एजुकेशन तो मस्ट है। देखो, आप सरकार भी देखोगे, पहले जो निगम पार्षद थे या जिला पार्षद थे, उनकी एजुकेशन का भी कोई क्राइटेरियन नहीं था। आज सरकार खुद चाहती है कि एजुकेटेड लोग आए। पीछे आप देखोगे
सरपंच के चुनाव में भी एजुकेशन का क्राइटेरिया डाला गया कि मिनिमम लड़की है तो 8th पास चाहिए और अदरवाइज 10th चाहिए। तो सरकार भी चाहती है कि युवा आए और एजुकेटेड आए। अच्छा, अब बीजेपी के उस पे आते हैं हम कि आप बीजेपी से भी थोड़ा सा ताल्लुक़ रखते हैं, बीजेपी की विचारधाराओं से आप जुड़े हुए हैं। तो अगर अभी तक देखा जाए कि अभी रिसेंटली में एक चुनाव हुए थे, नगर निकाय चुनाव हुए थे, तो अगर कहें तो 7 जैसे नगर निगम चुनाव हुए थे, उसमें से 2 बीजेपी जीती थी, 1 मेयर पे। मतलब ओवरऑल कहें कि थोड़ा सा प्रदर्शन उसका लो रहा बीजेपी का। यहाँ क्या स्थिति है माने सर? देखो, कुछ दिनों से पहली बात तो बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी की विचारधारा तो आज पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। विचारधारा का ही निर्णय या परिणाम कहेंगे जो आज 305 सांसद हमारे बीजेपी से हैं। नहीं तो 40 भी हैं, दूसरे पार्टियों की आप बात करते 40 भी है, 4 भी है। तो विचारधारा अच्छी थी इस पार्टी की, तभी 305 है। और उसी विचारधारा के साथ हम भी लगे हुए। हमें भी मोदी जी की विचारधारा या भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पे भरोसा है। और वो विकास और ग्रोथ की बात होती है, वहाँ पे दूसरी चीज़ें है ही नहीं। और आप खुद देखोगे वो पार्टी भी हमेशा युवाओं की बात करती है और हम भी युवाओं की बात करते हैं। और जो रहा, कुछ जगह परिणाम ठीक नहीं आए, जो आपने अलग अलग स्थानों की बात की, कुछ निगम के हुए या परिषद के हुए, ठीक है, अलग अलग समय पे थोड़ा बदलता रहता है। कुछ दिनों से कुछ आंदोलन हो रहे हैं या कुछ इस टाइप की चीज़ें हो रही, तो उससे हो सकता है वहाँ पे कुछ नेगेटिव रहा हो। या कई बार हमेशा पार्टी की जीत नहीं होती, कई बार कैंडिडेट की भी होती है। कई बार टिकटों के वितरण में भी गलतियां हो जाती है, जिसकी वजह से परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो हो सकता है ऐसा भी हुआ। तो वो तो वहाँ के क्षेत्र के निवासी आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे कि वहाँ पार्टी की हार क्यों हुई। या तो पार्टी बता पाएगी या वहाँ के निवासी बता पाएंगे। अच्छा, इसमें सर सबसे पहले मतलब अम्बाला का अगर जिक्र करते हैं तो अम्बाला में तो बीजेपी का गढ़ माना जाती है, बीजेपी तो गढ़ माना जाती है, लेकिन अब वहाँ भी उसका प्रदर्शन, मतलब क्या आपको लगता है कि ये किसान आंदोलन का थोड़ा सा फर्क पड़ा है क्या वहाँ पे? देखिए, अम्बाला से तो हमारे गृह मंत्री जी भी आते हैं। उसके बाद भी अगर वहाँ पे हारी है पार्टी तो चिंता का विषय है। लेकिन फिर भी आपको बेहतर या तो पार्टी के पदाधिकारी या वहाँ की जनता ही बता पाएगी इस बारे में। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग इसको डाइवर्ट करके किसान आंदोलन पे जाते हैं। बीजेपी से आप हैं, मतलब ताल्लुक़ रखते विचारधारा पे, क्या लगता है किसान सही है या कैसे? मतलब मैं डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ। देखो, मैं भी डायरेक्ट आपको आंसर देता हूँ। गलत कौन है और सही कौन है वो बाद की बात है। कोर्ट में भी आप किसी चीज को लेके चलते हो तो पहले दिन आपको निर्णय नहीं मिलेगा कौन सही है कौन गलत, वो लंबा चलता है। आंदोलन भी एक दिन नहीं चलते, वो भी बहुत लंबे चलते हैं। लेकिन आंदोलन का तरीका क्या है, पहले तो हम आपसे ये बात करेंगे ना। सड़कों पे बैठ के गुंडागर्दी करना, शहर को तहस नहस करना, गलत तरह से अंदाज आप दिखा रहे हो आंदोलन में, वो गलत है। आंदोलन सही तरीके से होगा तो ही सही होगा। ये तो पूरा शुरू डे वन से, आज 72 दिन हो गए या 75 दिन हो गए, ये तो पहले दिन से ही गलत तरीके से चलाया हुआ आंदोलन है। अगर तरीका सही होगा तो उसकी चर्चा करेंगे। गलत तरीके से चलाए हुए आंदोलन की हम चर्चा भी नहीं करना चाहते कि वो सही है या गलत है। आज आप ये देखो, दिल्ली में 3 करोड़ लोग बैठे हैं, गाजियाबाद है, सोनीपत है, गुड़गांवा है, लगभग 10 करोड़ की आबादी को हमने तंग करके रखा है। हमने सड़कों पे आंदोलन थोड़ी होता है। आंदोलन के अलग अलग स्थान है। आप सरकार से, चाहे उस राज्य सरकार है या केंद्र सरकार, आप वहाँ से परमिशन लो और सही जगह पे बैठ के आप सही तरीके से आंदोलन करो, फिर जनता आपके साथ जुड़ेगी। आज आंदोलन की जो गति थी वो रुक गई क्योंकि इन्होंने गलत तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज ये सिर्फ कुछ समूहों का या विपक्षी पार्टियों का आंदोलन बन गया। किसान तो इसमें दिख ही नहीं रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा और पूरे हिंदुस्तान को नहीं दिख रहा। आज इस आंदोलन को पूरे हिंदुस्तान से किसी का भी मत या साथ नहीं है। जो थोड़ा बहुत कुछ लोगों का साथ था वो हट गया। अब ये सिर्फ विपक्षी दलों का आंदोलन, किसान आंदोलन तो है ही नहीं। अच्छा सर, जैसे कि आपने कहा कि डे वन से ये गलत तरीके से, लेकिन मेरा ये मानना था कि वो डे वन से मतलब वो पहले तो शुरुआत में तो उन्होंने बड़े ही गांधीगिरी तरीके से उन्होंने अपना आंदोलन चलाया, अभी भी जारी रखा है। 26 जनवरी को जो घटना हुई वो थोड़ी सी अमान्य थी। जो हम लोगों ने वो जो किसान जो भी नेता हैं, राकेश टिकैत हैं, उन्होंने भी काफ़ी कहा था कि ये हम नहीं मानते। आप कैसे कह सकते हैं ये इसमें मतलब ये गुंडागर्दी है और ये किसान नहीं है, कैसे मतलब ये मैंने बोला है, आंदोलन का तरीका सही नहीं है। आपने सड़कें क्यों जाम की हुई है? आप 10 करोड़ लोगों को तंग करके आंदोलन चलाना चाहते हो या 20 करोड़ किसानों की बात आप रखना चाहते हो? आप 20 करोड़ लोगों के लिए 10 करोड़ लोगों को तो 72 दिन से तंग करके बैठे हो ना। आप आंदोलन करो, सड़क के साथ करो, आप व्यवस्था को चलाने दो। आप अपनी पुरानी चीज़ों का,
चाहे वो लाल किला है या देश की कोई भी अन्य संपत्ति, आप उसको नुकसान मत पहुंचाओ। उसके अलावा आप अपने देश के पुलिस कर्मियों को पीट रहे हो, और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो सारा मीडिया ने दिखाया है। तो उनकी ये हरकतें देखते देखते आज हर आदमी उनके खिलाफ खड़ा है विचारधारा से। कोई भी आदमी उनके साथ जाके लड़ाई नहीं कर रहा, बट विचारधारा से उनके खिलाफ खड़ा है, क्योंकि वो तरीका सही नहीं है। हाँ, उनकी बात अभी कुछ दिन पहले भी जो हमारे कृषि मंत्री तोमर जी ने उनको बहस के लिए बुलाया, और तोमर जी बार बार कह ही रहे हैं ना कि कोई भी आदमी 12 बार या 15 बार उनसे जो बात हुई है, हर बार ये कहते हैं कि कानून बदलो, कानून हटाओ। जबकि तोमर जी या भारत सरकार ये कहती है कि कानून में कमियां क्या है वो बताओ। कमी वो बताना नहीं चाहते, वो तो सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफत है। अगर कमी है तो वो बताओ, ठीक करो, सिर्फ कानून हटाओ कानून हटाओ। वो कहते हैं 12 बार में एक ही बात उन्होंने की, कानून हटाओ। कानून में कमी क्या है, काले कानून में काला क्या है, वो कोई बताने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। तो बहुत सारी चीजें जो नेगेटिव जा रही है इस आंदोलन के। मतलब किसान थोड़ा सा हटी आंदोलन की तरफ चले जा रहे हैं कि ये कानून वापस ले ही लो, मतलब एक जिद टाइप। जिद है, हट है ये तो। हट तो किसी की भी अच्छी नहीं होती। चलिए, अब किसान आंदोलन से फिर से मैं वापस आता हूँ। मैं किसान आंदोलन का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर कहीं ना कहीं हरियाणा में, पंजाब में इस किसान आंदोलन का फ़र्क पड़ता है, कहीं ना कहीं पार्टी में या आगे जो अगर चुनाव होते हैं तो उसमें फ़र्क पड़ता है। मानेसर में फ़र्क पड़ेगा किसान आंदोलन का? देखिए, मानेसर में भी फर्क नहीं पड़ेगा और पूरे हिंदुस्तान में भी कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये चीज़ें एक्सपोज हो गई है कि गलत लोग और गलत तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए पूरे हिंदुस्तान में कहीं फर्क नहीं पड़ने वाला। हर आदमी को आज विकास चाहिए, हर आदमी को आज तरक्की चाहिए। हमें दुनिया से कंपटीशन करना है। दुनिया कहाँ पहुँच गया, चाइना कहाँ पहुँच गया, यूएस कहाँ पहुँच गया, जापान कहाँ पहुँच गया, या हम एक दूसरे से अपने आप ही लड़ रहे हैं। हम तो सिर्फ देश की सरकार जो लोगों को चुनी। अच्छा ये बताइए आप, आज जनता अपने हाथ में कानून लेना चाहती है कि कानून हम बनाएंगे। अगर वो तरीका कानून बनाने का है तो फिर ये संसद क्यों चुनी? जो 305 है किसी एक क्षेत्र से नहीं है, किसी एक राज्य से नहीं है, किसी एक शहर से नहीं है, संपूर्ण भारत से चुने हुए सांसदों ने और संपूर्ण भारत से चुने हुए राज्यसभा के लोगों ने जिस कानून को, विधेयक को कानून बनाने में मदद की और उसको ओके किया है। आज आम आदमी, आम जन नागरिक कह रहा है ये कानून गलत है, तो फिर क्यों चुने हमने सांसद, क्यों चुने हमने राज्यसभा के सदस्य? फिर तो हमसे ही पूछ के कानून बनाया जाए। तो ये तरीका है ही नहीं ना सही। आपने अपना सांसद चुना अपने क्षेत्र से, जिस पे भरोसा किया, उसने उस कानून को सही ठहराया, तभी तो वो आगे बढ़ा। अपने अपने क्षेत्र के सांसदों से मिलो कि भाई सही है, तो वो बताएंगे ना आपको सही है। हर आदमी आज कानून हाथ में लेने लग जाए और हर आदमी कानून को चैलेंज करने लग जाए तो गलत है। तो फिर क्यों संसद बनी है, क्यों राज्यसभाएं बनी, फिर तो ये सब गलत है। अगर सही है तो फिर उन पे भरोसा करो और आगे बढ़ो। आखिरी सवाल, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। आखिरी सवाल, बीजेपी मेयर पद पर जीतेगी? मैं कहता हूँ बीजेपी मेयर पद पे जीतेगी या नहीं जीतेगी वो बाद की बात है, अभी तो चुनाव बहुत दूर है। बट किसी भी पार्टी को टिकट सही व्यक्ति को देना चाहिए। हमारा सिर्फ पार्टी से ये एक रिक्वेस्ट है कि ये चुनाव, क्योंकि पहले टिकट का चुनाव होगा, उम्मीदवार कौन होगा, फिर चुनाव जीता जाएगा। और आज पार्टी की पूरे हरियाणा में कहो या संपूर्ण भारत में कहो, सब उसके साथ है, तो हर पार्षद भी जीतेंगे और मेयर भी जीतेगा, उसमें कोई निसंदेह है वो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पवन कुमार यादव जी। तो एक चीज़ कहनी जो इन्होंने कही है, बहुत अच्छी कही है, कि अगर नगर निगम में मेयर के चुनाव होते हैं आने वाले समय में, अभी डेट तय नहीं है, 1 साल 2 साल जितने भी समय लगे, उसमें युवा कैंडिडेट और एजुकेटेड कैंडिडेट का होना बहुत ज़रूरी है। और पार्टी, जो भी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी, वो सोच समझ कर उतारे। मेन मुद्दा ये है। कैमरा पर्सन अमन के साथ मैं रोहित वर्मा, मानेसर।